नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। अड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। शर्तों वाला जाल, ग्लोबल आपातकाल, दोनों तरफ से प्रस्ताव दिए जा रहे हैं और न जाने कब से दिए जा रहे हैं, न जाने कितने अब तक दिए जा चुके हैं। प्रस्ताव के बदले प्रस्ताव होता है और शर्तों के बदले फिर से दूसरी तरफ से भी शर्तें आ जाती हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा। और इस बीच पूरी दुनिया में आपातकाल वाली स्थिति बनती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ ये आपदा और बड़ी होती जा रही है। एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमी बुरी तरह हैम्पर हो रही है पूरी दुनिया की। जरा देखिए क्या कुछ चल रहा है और क्या यही शर्तों का जाल आखिरकार ले डूबेगा, दुनिया को उस हाल में ले जाएगा जहां से उबर पाना मुश्किल है, या उसके पहले पहले, क्योंकि एकदम वर्ज पर खड़े हुए हैं पूरी दुनिया के लोग। कोई समाधान निकलेगा क्या? सऊदी की सुरक्षा के लिए तैयार पाकिस्तान। जरा ये खबर देखिए पहले। पाकिस्तान के 8000 सैनिक सऊदी में तैनात, फाइटर जेट का एक स्क्वाड्रन भी तैनात किया गया, एक एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की गई। रॉयटर्स ने बताया है, ये 3 सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया गया है। हाल ही में यह बात सामने आई थी कि नूर खान एयरबेस में पाकिस्तान ने ईरान के सैन्य विमान छिपाए थे। तो एक तरफ सऊदी में तैनाती कर रहा है पाकिस्तान, सऊदी में उस दौरान जब ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में टेंशन बढ़ी हुई है और ईरान इस तौर पर पूरे के पूरे इन वेस्ट एशियन कंट्रीज को देख रहा है कि इन्होंने अमेरिका की मदद की है अपने यहां बेसिस और एयर बेसिस बनाकर, तब सऊदी में अपने सैनिकों की तैनाती भी कर रहा है पाकिस्तान। बातचीत का मध्यस्थ भी बना हुआ है पाकिस्तान, और साथ में पाकिस्तान नूर खान एयरबेस में ईरान के सैन्य विमानों को भी छिपा रहा है। क्या क्या कर रहा है पाकिस्तान? हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान इसको डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की भूमिका को इस समय कैसे देखा जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक ये खबर देखिए, ईरान की एक शर्त मानने को तैयार है अमेरिका। तेल प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटा सकता है अमेरिका। ईरान की मांग है सभी तरह के बैन हटाए जाएं। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के हवाले से यह खबर है कि तमाम सैंक्शंस हटाने के बाद जो ईरान की तरफ से कही जा रही है अमेरिका हमारे तमाम सैंक्शंस हटाए, उनमें से एक सैंक्शन हटाने के बारे में अमेरिका सोच रहा है और वो है तेल पर लगा हुआ सैंक्शन। क्योंकि पूरी दुनिया में तेल को लेकर क्राइसिस है, हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में ये सैंक्शन, जाहिर है ईरान इस तरीके से देख रहा होगा कि हमसे अगर ये सैंक्शन इस समय हटा रहे हो तो एहसान नहीं कर रहे हो, बल्कि तुमको भी इसकी जरूरत है। वो कह रहा होगा कि दूसरे सैंक्शंस भी हटाने के बारे में बात करो, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हम एक सैंक्शन के बारे में फिलहाल सोच सकते हैं। और यह भी तस्नीम न्यूज के हवाले से खबर है, जो कि ईरान की एजेंसी है, न्यूज एजेंसी। अगली खबर देखिए जरा। आपको पहले ये अगर दोनों चीजें पता चल गई कि एक तरफ सैंक्शंस हटाने के बारे में बात हुई है, लेकिन सिर्फ तेल से सैंक्शंस हटाने के बारे में बात हो रही है, और वो भी तस्नीम न्यूज एजेंसी इस बारे में खबर दे रही है। और दूसरी बात अगर आपको यह पता चल गई है कि पाकिस्तान ने सऊदी में अपने सैनिक डिप्लॉय किए हैं और साथ में नूर खान एयरबेस पर वो ईरान के विमान भी छिपा रहा है, और इस बातचीत में जो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में हो रही है, उसमें अमेरिका और ईरान के बीच में हो रही है, उसमें इंटरलॉक्यूटर भी बना हुआ है। तो आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। दोनों तरफ से प्रस्ताव और बदले में दूसरी तरफ से भी प्रस्ताव आ रहे हैं। इधर से अगर शर्तें कही जा रही हैं कि इन शर्तों पर ही हम प्रस्ताव पर मानेंगे, तो दूसरी तरफ से भी शर्तें आ जा रही हैं कि इन के बगैर तो काम चलेगा नहीं। और ऐसे में पाकिस्तान इधर खेल भी खेल रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ आज की इस चर्चा का हिस्सा है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, पढ़ाते हैं देश की नामी यूनिवर्सिटी में। और नेवल कैप्टन पुनीत मल्होत्रा आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खास तौर से होर्मुज में बने हालात को वो समझते हैं, आपको समझाएंगे कि वहां जो चल रहा है वो पूरी दुनिया में किस तरीके के आपातकाल के तौर पर इंटरप्रेट हो रहा है। अचल कुमार मल्होत्रा, ये जब बातचीत होती है इसके लिए जाहिर है खास स्किल्स की जरूरत होती है। किस पर कितना प्रेशर डाला जाए, कौन कितना प्रेशर इस समय झेल सकता है, कौन कितना प्रेशर मानेगा और कितना प्रेशर नहीं मानेगा, इसमें बड़ी बारीक रेखा होती है। उसको पहचानते हुए कौन है वो जो अपने स्किल्स का सही इस्तेमाल कर रहा है। और यहां स्किल्स का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आपदा भी है। कहीं ये दूसरे को आजमाने के चक्कर में ये जो बातचीत हो रही है उस दौर में या वहां ना पहुंच जाए जहां से फिर वो लोग ये कहें कि अब अगर ये होता भी है तो इसका हासिल क्या। अचल मल्होत्रा साहब आपको बताएंगे कि ये बातचीत क्या असल में टाइम के हिसाब से वहां पहुंचती जा रही है, क्योंकि यहां सिर्फ ये बात नहीं है कि बात बनेगी कि नहीं, किस समय बनेगी, तब तक दुनिया को कितना नुकसान हो चुका होगा। ये खबर देखिए। लेकिन जरा ट्रंप की ईरान को आखिरी वार्निंग सामने आ गई है। ईरान के पास कुछ नहीं बचेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कह दी है। ट्रंप ने कहा है जल्द समझौता करे ईरान। यह भी कहा है कि तेजी से वक्त खत्म हो रहा है, घड़ी की सुइयों की टिक टिक लगातार जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने
ट्रुथ सोशल में यह बात कही है, फॉर ईरान द क्लॉक इज टिकिंग एंड दे बेटर गेट मूविंग फास्ट और देयर वोंट बी एनी टाइम लेफ्ट फॉर देम, एनीथिंग लेफ्ट फॉर देम, टाइम इज ऑफ द एसेंस। प्रेसिडेंट डीजेटी। अब यहां पर यह जो बात कही गई है, ये डोनाल्ड ट्रंप अब और अधीर होते जा रहे हैं, डेस्परेट होते जा रहे हैं, ये दिखा रहा है। उधर से ईरान की तरफ से हर चंद कोशिश ये है, वॉर के समय भी उनकी कोशिश ये थी कि इस युद्ध को ज्यादा घसीटा जाए और ज्यादा व्यापक बनाया जाए, और जब ये नेगोशिएशंस चल रहे हैं तब भी उनकी कोशिश ये है कि इसको जितना घसीटा जा सके, क्योंकि उतना ही दुनिया में त्राहिमाम मचेगा और डोनाल्ड ट्रंप दबाव में आ जाएंगे हमारी बातों को मानने के लिए। ऐसे में असल में किसकी नीतियां कारगर होंगी, ये जरा समझने की बात है। जनरल कुलकर्णी, ये दोनों तरफ की टैक्टिक्स के बीच में कौन बाजी मारता दिखाई दे रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। ये जो मेरे को तो ऐसे लग रहा है बहुत ही नाजुक स्थिति में हम सब गुजर रहे हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि अगर अमेरिका ये कह रहा है, जैसे सुनने में आ रहा है कि वो तेल का सैंक्शन हटाने की कोशिश करेंगे, तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की अगर घेराबंदी रहे तो तेल का सैंक्शन हटाने के बाद भी क्या होगा, नंबर एक। नंबर दो, जिस प्रकार से चीन जो है, मुझे लगता है जो आक्रामक जो उन्होंने एक रवैया अपना रखा है, वो भी परेशान करने वाला है, क्योंकि चाहे ट्रंप गए उधर तो पाया कुछ भी नहीं, और यूएन में भी दिक्कतें आ रही हैं। उधर पाकिस्तान को लेकर के आप देखें तो एक सीक्रेट लेटर उनका आउट हो गया है, जहाँ पे अमेरिका के कहने के ऊपर इमरान खान को जो सज़ा मिल रही है वो देखा गया है, जिसके लिए आसिम मुनीर जिम्मेवार ठहराया गया है। तो ये देखिएगा पूरे विश्व भर में बहुत ही नाजुक स्थिति, और तकरीबन जब 135 के आसपास हर दिन वहाँ से कंटेनर्स और टैंकर्स गुजरते थे, वहाँ से आज एक भी नहीं गुजरा है। एक कह रहे हैं कि कतर से गुजरने वाला है, वो भी पिछले 3 महीने में पहली बार, वो भी ब्रह्मोस का, वो बहामास का फ्लैग के नीचे। तो बहुत कठिन समस्या है। मुझे नहीं लगता है ये अनटिल एंड अनलेस कोई बातचीत में कोई सफलता प्राप्त होने का जो इरादा है वो मुझे बहुत कम नज़र आ रहा है। मुझे तो लग रहा है बहुत ही भारी समस्या है, क्योंकि ईरान मानने को तैयार नहीं, और अमेरिका जो है वो कोई भी कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है, ना न्यूक्लियर के ऊपर, ना तेल के ऊपर, ना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। सर, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई और उसके बाद वापस बहुत एग्रेसिव दिखाई देने लगे डोनाल्ड ट्रंप। क्या वाकई बेंजामिन नेतन्याहू कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अगर थोड़ा बहुत शांत हो रहे होते हैं, अगर कोई दूसरा रास्ता खोज रहे होते हैं, एक बार फिर से उसी ट्रैक पर आ जाते हैं जिस पर वो पहले चल रहे होते हैं? ये बात आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए, शर्तों का जाल, ग्लोबल आपातकाल हम ये क्यों कह रहे हैं? शर्तों का एक बहुत खतरनाक जाल बिछा हुआ है, अमेरिका की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी, और इसीलिए बातचीत सिरे तक पहुंच नहीं पा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स शर्त रख रहा है, उच्च समृद्ध यूरेनियम जो है, आपने जो बहुत ज्यादा एनरिच करके यूरेनियम रखा हुआ है उसको हटाया जाए, ये यूएस की तरफ से कहा जा रहा है। तो इधर ईरान कह रहा है सिर्फ एक न्यूक्लियर फैसिलिटी, हाँ यूएस ने यह बात भी कही है कि एक न्यूक्लियर फैसिलिटी आप रख सकते हैं, उसके अलावा आपके यहां न्यूक्लियर फैसिलिटीज नहीं रहेंगी। तो ये तमाम शर्तें जो अमेरिका की तरफ से हैं, अभी आपको ईरान की शर्तें ही बताऊंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो ये कह रहे हैं कि कॉम्पनसेट किया जाए, ये युद्ध हुआ, हमको बड़ा नुकसान हुआ है, इसका हमको मुआवजा चाहिए, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, कोई नुकसान की भरपाई नहीं होगी। ये भी कहा गया है कि जो आपके फ्रोजन असेट्स हैं उनमें से कुछ संपत्तियों, शायद 25% के आसपास की कुछ सहमति बनी है कि वो 25% के आसपास ओवरऑल का हम डीफ्रीज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप उम्मीद मत रखिए। यह भी कहा गया है कि हॉर्मुज पूरी तरह से खुले और न्यूक्लियर रोल बैक के साथ खुले, मतलब ये दोनों काम एक साथ हो। ऐसा ना हो कि आप न्यूक्लियर वाली बात को आने वाले दिनों के लिए टाल दें और कहें कि फिलहाल हम हॉर्मुज खोल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। हॉर्मुज भी खोलिए और साथ में न्यूक्लियर को भी अपने यहां से हटाइए, जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम आपने रखा हुआ है। ये यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि आपके प्रॉक्सीज का नेटवर्क भी, हमास का, हूती का, खत्म कीजिए, अब ये नहीं होना चाहिए, हिजबुल्लाह आप समाप्त कीजिए। इधर ईरान की जवाबी शर्तें हैं कि युद्ध का मुआवजा लिए बगैर तो बात ही नहीं बनेगी, आपने हमारा बहुत नुकसान कर दिया है, हमको बहुत पीछे पहुंचा दिया है। यह भी कह दिया है कि हॉर्मुज खुले, लेकिन नियंत्रण ईरान का स्थापित माना जाए पूरी दुनिया में, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। यह भी कहा गया है कि सभी तरह के सैंक्शंस हटाइए। अभी सिर्फ तस्नीम यह कह रहा है कि शायद ऑयल सैंक्शंस के बारे में अमेरिका में विचार हो रहा है, फ्रोजन प्रॉपर्टीज पूरी तरह से रिलीज की जाए। उधर कहा जा रहा है कि नहीं, पूरा नहीं संभव है, केवल 25% संभव है। और यह भी कहा गया है कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले युद्ध स्थायी रूप से खत्म किया जाए,
ऐसा नहीं कि हमको इसमें ब्लैकमेल किया जाए, उसके बाद हम न्यूक्लियर पर बातचीत करेंगे, ये सेकंड फेज में रखा जाए, पहले फेज में नहीं। और यह भी कहा गया है कि कुछ यूरेनियम तीसरे देश को भेजने के संदर्भ में ऑफर दिया जा सकता है। यह ईरान की तरफ से जवाबी शर्त आई है। और अभी तक अगर आप लब्बुल आप देखें तो अब तक 5 से ज्यादा बार नई नई शर्तें रखी गई हैं। हर बार दोनों तरफ से एक दूसरे की शर्तों को खारिज किया गया है कि ना ये तो हमको मंजूरी नहीं है। और इसीलिए बातचीत तो चल रही है लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकल रहा है। और इसीलिए यह लग रहा है कि यह जंग दोबारा शुरू हो जाएगी, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं जंग हो और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी अब इसको लेकर डेस्परेट होते जा रहे हैं। तो क्या अचल मल्होत्रा सर, ये जो बातचीत एक डिप्लोमेट की हैसियत से आप समझते हैं कि कहां पर कैसे बनती है और कहां पर कैसे नाकाम हो जाती है? यहां नाकामी का ही परसेंटेज ज्यादा है क्या? नमस्कार दिनेश, देखिए इसमें सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि जब इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं और आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आते हैं तो सबसे पहले आप अपनी मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स लेके आते हैं। बड़ी से बड़ी डिमांड आप टेबल पे रखते हैं क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ से अगर हम नेगोशिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता या मीटिंग पॉइंट निकल के आएगा। अभी आपने देखा पिछले कई दिनों से इनके बीच में एक्सचेंजेस हो रहे हैं, आदान प्रदान हो रहे हैं। खुल के सारी डिटेल सामने नहीं आ रही, फिर भी जो भी सामने आ रहा है उससे लगता है कि एक सेट ऑफ डिमांड्स इनकी तरफ से जाती है, उसे थोड़ा मॉडिफाई करके दूसरी तरफ से भेजा जाता है, फिर ये उसको मॉडिफाई करके भेजते हैं। लेकिन मीटिंग पॉइंट अभी नहीं है। मीटिंग पॉइंट इसलिए नहीं है कि फिलहाल आज की तारीख में जो दोनों तरफ से डिमांड की जा रही हैं वो एक दूसरे को भी फिलहाल मंजूर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और इसका खमियाजा जो है पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है। और आने वाले वक्त में अगर ये कहीं मीटिंग पॉइंट पे नहीं आएंगे, अगर यूएस अपनी थोड़ी पोजीशन न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर डाइल्यूट नहीं करेगा और वो जो पहले JCPO हुआ था और जो ओमान में सहमति बनी थी उस फ्रेमवर्क के अंदर किसी डिसीजन पे नहीं आएगा या थोड़ा बहुत कंसेशंस नहीं देगा उनकी डीफ्रीज करना एसेट्स को या कुछ, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में अब आपदा आ गई है, पूरी दुनिया की पूरी इकोनॉमी खराब हो रही है, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि दुनिया भर की मिडिल पावर्स क्या कर रही है। इसको लेके इसका समाधान लेने के लिए किसी पे भी कोई प्रेशर बना रहा है, मुझे तो कोई दिखाई देता नहीं है बनाता हुआ कि कोई रशिया के ये अमेरिका के ये सोच के बैठे हैं कि दिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे जाके। ईरान पे गिरे चुने लोग हैं जो थोड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, इस लिहाज से कि अगर पूरी दुनिया में ये क्राइसिस है जो अब प्रिवेल कर रहा है, पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले रहा है, तो फिर बाकी सबको वो आंच लग क्यों नहीं रही है कि वो एक प्रेशर ग्रुप बनाएं और फिर उस हिसाब से दुनिया से बात की, अमेरिका और ईरान से बात की जाए। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात आपने कही हमारे दर्शकों के लिए। अचल सर ये कह रहे हैं कि दोनों ही पक्षों की तरफ से जब बातचीत की शुरुआत होती है तो मैक्सिमलिस्ट अप्रोच रहती है, मतलब हमको जो लगता है मैक्सिमम हम मांग सकते हैं वो हम मांगते हैं और दूसरी पार्टी को जो लगता है वो मैक्सिमम मांग सकता है वो मांगता है। लेकिन बीच में एक मीटिंग पॉइंट होती है, बीच में एक मीटिंग पॉइंट होता है जहां जाकर ये बात बनती है। लेकिन ये तो कितने दिनों से हो रहा है अमिताभ सर, और ये अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप टाइम की भी बात करने लगे हैं कि द क्लॉक इज टिकिंग। इस हिसाब से अब अनंत काल तक तो शर्तें न मानी जाएं, केवल एक दूसरे को प्रपोजल्स दिए जाएं, हो नहीं सकता, क्योंकि टाइम यहां हर गुजरते दिन के साथ पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होता जा रहा है। देखिए अमेरिका के समक्ष क्या है, तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। ईरान के समक्ष क्या है कि वो तो सब पहले से सब कुछ लुटा चुका है, अब कुछ बचा नहीं है और ज़्यादा लूटने के लिए। तो वो इस पोजीशन में है कि दुनिया को ब्लैकमेल करे, अमेरिका को ब्लैकमेल करे, ऑयल के प्राइसेस को वो कर रहा है। वो ये चाह रहा है कि किसी ना किसी तरह इजराइल का हस्तक्षेप वेस्ट एशिया में कम हो, वो करता जा रहा है। और इसमें इजराइल की भी भूमिका कम नहीं है। आप ये देखिए, अगर वेस्ट एशिया में ईरान अटैक कर रहा है, यूएई में सबसे ज़्यादा कर रहा है, आज 3 ड्रोन सऊदी अरेबिया की तरफ भी उसने छोड़े, तो आप ये मान के चलिए कि इजराइल भी अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है। अगर एक सीक्रेट ट्रिप हुई थी जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू यूएई गए थे, उसको उन्होंने पब्लिक कर दिया, यूएई मना कर रहा है। अब जो इजराइल और अमेरिका ये भी देखना चाह रहे हैं कि क्या वेस्ट एशियन स्टेट्स क्या ईरान के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देंगे। तो इस डेलिकेट सिचुएशन में इजराइल हैज नथिंग टू लूज, यूएसए हैज
यूएसए के समक्ष जो अभी समस्या है कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, वहां $3 पर बैरल था, अब $4.5 और इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट सस्टेन करना है हर और दिन, सस्टेन करना है। और इसके चलते आज ही एक पोल आया है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, जिसमें ट्रंप की पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है। अगले जो चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, मिड टर्म, उसमें हो सकता है हार जाए। तो ईरान ये बात जानता है कि दे हैव नथिंग टू लूज, कुछ खोने के लिए नहीं है, और अमेरिका उस पर हावी नहीं हो पा रहा है, और इजराइल हावी होने देना नहीं चाहता है। और इजराइल का लॉन्ग टर्म इंटेंशन क्या है मैं बताऊं दिनेश जी, कि वो कहते हैं ना, मोविंग द ग्रास, यानी घास को काटते रहना चाहिए जब जब वो उग जाए। और वही पॉलिसी उसने हमास के साथ खेली थी, हिजबुल्लाह के साथ, शायद वही पॉलिसी वो इजराइल के साथ भी करना चाहता है कि जहां ये चढ़े फिर हम उन पर अटैक कर दें या कुछ मिसाइल फेंक दें। तो ईरान ये बात बखूबी जानता है, इसीलिए वो किसी ना किसी तरह सिक्योरिटी गारंटी चाह रहा है। वो दुनिया में घूम रहे हैं, रूस जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं कि कहीं कोई बात बने, लेकिन दुनिया में इस बात पे तो मतैक़ है कि होर्मुज को क्लियर करना। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि असल में ये सब हो जाता अगर इजराइल चाहता? इजराइल नहीं चाह रहा है, इसलिए बात नहीं बन पा रही है। क्या नटशेल में इसको ऐसे समझा दें अपने दर्शकों को? बिल्कुल। और आपने शुरुआत में ही जिक्र किया कि जब जब ट्रंप साहब से बात करते हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, वो टेंस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इजराइल को इस पूरे प्रोसेस से या तो अलग रखा जा रहा है या कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की ईरान पर हमले की तैयारी अब यहां पर ये चल ही रहा है। यही बात अभी प्रोफेसर अमिताभ कह रहे थे कि असल में इजराइल ये चाहता ही नहीं है कि इस पर कोई पॉज आए। वो ये चाहते हैं कि घास की कटाई जारी रखो, ये कुछ दिनों में घास की कटाई जारी रखो तो ही लॉन सुंदर बना रहेगा, नहीं तो लॉन में खरपतवार उगाएंगे, उनका शायद ऐसा मानना है। और यहां देखिए, ट्रंप और नेतन्याहू में एक हफ्ते में दूसरी बार बातचीत हुई है। ये ईरान जंग दोबारा शुरू करने की रणनीति पर चर्चा, अमेरिका इजराइल की सुरक्षा रणनीति पर मंथन, ईरान पर चीन के स्टैंड पर भी ट्रंप नेतन्याहू की चर्चा हुई है। अब यहां पर ये जो चर्चा है, ये जाहिर है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कभी, अब जरा देखिए, जब चाइना गए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उनका जो तरीका था थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद माइल्ड हो रहे हैं क्या, लेकिन वहां से वो लौट कर आए। और खास तौर से जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी बात होती है, एक अलग ही डोनाल्ड ट्रंप, एक अलग ही एग्रेशन उनमें नजर आने लगता है। ऐसा क्या पंप करते हैं, ऐसा क्या कहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू जिससे वो डोनाल्ड ट्रंप एक थोड़े से अलग डोनाल्ड ट्रंप लगने लगते हैं? ये एक महत्वपूर्ण बात है और इसको समझने की कोशिश करेंगे हम नेवल कैप्टन पुनीत मल्होत्रा के पास जाकर, और यह भी समझना चाहेंगे क्योंकि वो होर्मुज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये क्या वाकई वहां से गुजरने वाली केबल्स, वहां से होने वाला तेल का, प्राकृतिक गैस का आना जाना, क्या वो एटम बॉम्ब वाली इंटेंसिटी, दुनिया को वो आंच, वो तपिश महसूस होने लगी है क्या? Good evening, Dinesh ji. First and foremost, thank you very much for having me on your show. हाँ, जहां तक ये बात आती है, मैं कुछ थोड़ा पहले जाना चाहूंगा दिनेश साहब कि if you go way back in 1980, from 1980 till 1987-88, there was a war between Iran and Iraq. और वो वॉर इतना मतलब युद्धवंशक हो चुका था कि बहुत बुरा हाल हुआ करता था। हम लोग, मैं कितनी बार वहां हॉर्मुज के थ्रू पर्शियन गल्फ में जाता था, तो वी यूज्ड टू ब्लैक आउट आवर शिप्स सो दैट कोई ईरानियन बोट हमको अटैक ना कर ले। लेकिन अगर हम इसके व्हेन यू टॉक अबाउट द होल पर्सपेक्टिव, जो एटीट्यूड पे जाते हैं कि उसके हिसाब से ईरान इज नॉट गोइंग टू बाउ डाउन, चाहे वो आपका इराक वॉर होगा था या फिर अभी ये है ना। जहां तक स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की बात आती है, यस, 28 फरवरी से पहले स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था और सारा तेल वहां से एक्सपोर्ट होता था। 28 फरवरी के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पंगा ले लिया, नाउ ही इज बेसिकली स्टार्टिंग नो ग्राउंड्स, तो उसकी वजह से क्या है कि अब ईरान को यह बात तो पता लग गई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट्स पे उसका कंट्रोल अब हमेशा रहेगा। और दूसरी चीज, कोई भी जहाज आ जा नहीं रहा है, तो ईरान नोज today it has the leverage to control the whole world's economy, यानी वो पूरे संसार को अगर चाहे तो अपने कदमों पे झुकाने की कोशिश कर सकता है। इसमें ये नहीं कि ईरान का डैमेज नहीं होगा, लेकिन जहां तक ट्रंप साहब की बात है, उनको सबसे बड़ी मुसीबत खाई जा रही है वो ये है कि नवंबर में उनके जो मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, उनमें उनकी एज इट इज रेटिंग बहुत नीचे हो चुकी है। तो ये एक बहुत जिगसॉ पजल है। अभी अगर हम इसकी बात करें, हॉर्मुज स्ट्रेट्स को उन्होंने रोक के रखा है और इंटरनेट केबल्स जो है, जो सबमरीन केबल्स ले डाउन होती है, उसमें भी उनका कब्जा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी ही
मुसीबत आ जाएगी। पुनीत सर, मैं एक बात ये जानना चाहता हूं आपसे। आपने इस इलाके को देखा है, आपने यहां से होने वाले ट्रांसपोर्ट को देखा है, आप ये भी जानते हैं कि किसका कितना स्टेक यहां पर है, आप ये भी जानते हैं कि कौन कितने दिनों तक किसी भी नुकसान को झेल सकता है, किसकी नुकसान झेलते जाने की कितनी हैसियत है। दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज को अगर हम देखें, अमेरिका को भी और अमेरिका के साथ पूरी दुनिया को मान लें कितना परेशान हो रही है, और ईरान जिस तरह की स्थिति में, अभी प्रोफेसर अमिताभ एक बात कह रहे थे, ईरान हैज नथिंग टू लूज, लेकिन इस स्थिति में भी उसके पास अभी सांसें चल रही हैं और सांसें चलती रहें, ये इंश्योर करना जाहिर है ईरान चाहेगा। कौन कितना नुकसान सस्टेन कर सकता है, क्योंकि जो कम सस्टेन कर पाएगा अब वही ब्लिंक करेगा और वही कहेगा अच्छा आपकी ये 3 शर्तें हम मानते हैं। देखिए सर, आई फुली एग्री विद अमिताभ साहब, जो उन्होंने कहा दुरुस्त, दैट ईरान हैज नथिंग टू लूज। ईरान हैज ऑलरेडी लॉस्ट व्हाट दे कुड हैव लॉस्ट। ईरान ने ऑलरेडी लूज कर लिया जो वो लूज करना उनका होना था, लॉस। अब है जो बारी वो यूएस की। मैं एक क्वेश्चन से समझाना चाहता हूं कि अगर यूएस फोर्सेस, दे आर वन ऑफ द एलीट फोर्सेस इन द वर्ल्ड, जो विड्थ ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट्स है वो 22.5 नॉटिकल माइल है, यानी अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर, बिकॉज 1 नॉटिकल माइल इज 1852 मीटर्स। अगर यूएस चाहता तो गल्फ ऑफ ओमान में क्यों बैठा है, वो सीधा जाके हॉर्मुज में क्या कहते हैं कब्जा कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज यूएस शिप्स, यूएस नेवल वेसल्स आर एट पेरिल, क्योंकि जो ईरानियन फास्ट रेस्क्यू क्राफ्ट, जो गन बोट्स और मिसाइल बोट्स है, दे हैव अ स्पीड अप टू ऑलमोस्ट 100 नॉटिकल माइल्स, यानी 185 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। उनका क्या है, सुसाइडल मिशन विद अ मिसाइल ऑन द बोट, जस्ट गो एंड 2-4 उनके युद्ध पोतों को आप नुकसान कर दो, विच विल लीड टू बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड विच विल क्रिएट अ वेरी बिग इंपैक्ट। नंबर 1। नंबर 2, जो हूतीस है गल्फ बाबल मंडप स्ट्रेट में बैठे, मैं वहां से भी बहुत बार निकल चुका हूं। वहां पे 2 बहुत बड़े पहलू हैं जो गवर्न करते हैं। एक तो हम सब बात कर रहे हैं हूतीस की, विच इज ऑन द नदर्न पार्ट ऑफ द बाबल मंडप स्ट्रेट। जो बाबल मंडप स्ट्रेट है वो एक बॉटल नेक लेकर क्या कहते हैं पैसेज है, जहां से मैं बहुत बार निकल चुका हूं ना। एक नहीं तो सर, जैसे आपने ये बताया कि वो गल्फ ऑफ ओमान से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, वेसल्स वहां से आगे क्यों नहीं जा रहे हैं, वैसे ही मेरे लिए एक सरप्राइज ये भी है कि बाबल मंदाब को लेकर अभी तक जो धमकियां हैं वो तो आई हैं, लेकिन वहां उतनी एक्टिविटी क्यों नहीं दिखाई दी, या फिर उसको स्टेज 2 के लिए रखा गया है, ये भी आप लोगों से आऊंगा तो समझूंगा। ट्रंप से बात के बाद नेतन्याहू की इमरजेंसी बैठक, सुरक्षा मुद्दों पर आला मंत्रियों के साथ बैठक हुई, विदेश, रक्षा, वित्त और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। ईरान मुद्दे पर हाई लेवल रणनीतिक चर्चा इसमें हुई। इजराइल की सुरक्षा तैयारियों पर बड़ा फैसला संभव। और जब आप ये खबर देख रहे हैं तब असल में आप ये भी समझ लीजिए कि अमेरिका भी कल एक बड़ी बैठक करने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बैठक करने वाले हैं, सिचुएशन रूम में वो बैठक होने वाली है। सिचुएशन रूम में अमेरिका में जब कोई बात पहुंच जाती है उसका मतलब ये होता है कि अब कुछ एग्जीक्यूट होने ही वाला है। और इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि वहां के जो बड़े अधिकारी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को तमाम विकल्पों पर प्रेजेंटेशंस भी दे चुके हैं कि क्या क्या अब किया जा सकता है। ऐसे में जरा देखिए, ट्रंप नेतन्याहू में हुई बात, जल्द ईरान पर होगा क्या आघात। ट्रंप नेतन्याहू में पहले बातचीत होती है, ट्रंप और नेतन्याहू में बातचीत होती है, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में फोन पर यह करीब करीब आधे घंटे तक बातचीत होती है। फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने सीधी धमकी दी। उनके जो शब्द थे उसके बाद वो हार्ड थे, हार्श थे और ये बताने वाले थे कि अब वो चीजों को लेकर डेस्परेट हैं, क्योंकि यहां अब टाइम का भी वो जिक्र कर रहे हैं कि समय के सापेक्ष देखना पड़ेगा कि चीजें कैसी चल रही हैं। ट्रंप ने कहा जल्द बेहतर डील नहीं की गई तो ईरान तबाह हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरीके का काउंटडाउन शुरू है और ईरान इज नाउ रेसिंग अगेंस्ट द टाइम। ट्रंप ने कहा तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, घड़ी की टिक टिक चालू है, जल्द उनको कोई फैसला लेना पड़ेगा वरना तबाही इंतजार कर रही है। अमेरिका प्रस्ताव नहीं मानने के चलते ट्रंप चेतावनी देकर दबाव बनाने में, अमेरिका का प्रस्ताव असल में ईरान ने अभी तक नहीं माना है और इसीलिए जाहिर है अमेरिका दबाव डालना चाहता है। ईरान दूसरी तरफ कितना लोड ले रहा है, नहीं लोड ले रहा है, वो भी मैं आपको लगातार बता ही रहा हूं। आज ही IRGC की तरफ से यह बयान आया है कि हम ओमान के समंदर को कब्रिस्तान बना देंगे। तो आप यह भी अंदाजा लगा लीजिए कि कितना लोड ईरान की तरफ से लिया जा रहा है। ईरान से जंग के लिए हाई अलर्ट पर है इजराइल, ईरान पर नए हमलों के लिए तैयार है इजरायली सैनिक, अमेरिकी हमलों में शामिल होने के लिए तैयार इजराइल, ईरानी ऊर्जा ठिकानों को टारगेट करने की तैयारी।
ट्रंप से बातचीत में नेतन्याहू का यह बड़ा दावा। ट्रंप के साथ बातचीत में नेतन्याहू ने यह दावा किया है कि इस बार अगर यह सब शुरू हुआ तो हम एनर्जी इंस्टॉलेशंस को ईरान के बख्शेंगे नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप से जाहिर है वो ये चाहते होंगे कि इस बारे में अब उनको रोका ना जाए। जनरल कुलकर्णी, इस बार मतलब क्या इजराइल ने ठान लिया होगा कि अब इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी रीढ़ को ही तोड़ते हैं? अब इजराइल का है डू और डाई, परफॉर्म और पेरिश। अब जिस प्रकार से लगातार लेबनान के ऊपर हमले हो रहे हैं और कम से कम सदर्न लेबनान तो मुझे लगता है उसके हाथ से निकल गया, यानी कि 10% भाग लेबनान का इजराइल के कब्जे में है, यानी कि लिटनी रिवर से लेकर के ब्लू लाइन तक। गाज़ा में जिस प्रकार से उसने हमला किया है और फ़लस्तीन इस्लामिक जिहाद के कमांडर और उनकी 17 साल की लड़की को गाज़ा में मारा है, जो यहूदी अपने हुदी के कमांडर थे, तो आप समझ सकते हैं ये हालत क्या है। इजराइल का मकसद एक ही है कि जब तक ये लड़ाई पता नहीं कितने दिन चलती है, अगर लंबी खींचती है तो इजराइल को बहुत वक्त मिलेगा, पर इजराइल को भी मालूम है वक्त बहुत कम है और इस वक्त के अंदर उसने पूरा सदर्न लेबनान लेना है। गाज़ा को यकीनन सिर्फ 40% इलाके में रखना है। येलो लाइन से पूरा का पूरा हिसाब किताब इजराइल ने अपने हाथ में रखना है। बाब एल मंदेब के ऊपर उन्होंने यकीन करना है, क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल वहाँ पर भी सोमाली लैंड के पास जाकर के बैठा हुआ है, तो ये क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पे इजराइल के पास अब वक्त है और उस छोटे से समय में उसने अपना पूरा का पूरा वेस्ट एशिया के अंदर इन जगह पे पूरा कब्जा करना है। साथ ही ईरान जो है वो परेशान कर रहा है और ईरान का जो नुकसान है, जिस प्रकार से IRGC को लेकर के एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक बात जनरल कुलकर्णी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या पिछले 1-2 दिन 3 दिन में या अब क्रमशः आप अमेरिका का, इजराइल का डेस्परेशन बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और क्या इस वजह से अगले 2-3 दिन में कुछ बड़ा भी हो सकता है? इसी हफ्ते में होगा दिनेश जी, जो भी होगा इसी हफ्ते में होगा। मैं और अमिताभ जी बात कर रहे थे इससे पहले, मैं क्यों कह रहा हूं इसी हफ्ते में होगा, क्योंकि कोई शक नहीं कि ईरान को जिस प्रकार से चीन मदद कर रहा है लॉजिस्टिकली, जिस प्रकार से रूस मदद कर रहा है लॉजिस्टिकली, और जिस कारण से ही IRGC का हौसला बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है बाद में अमेरिका को हर दिन कठिन होगा उसके ऊपर हावी होने के लिए। यही एक छोटा सा विंडो है अमेरिका के पास इस हफ्ते के अंदर कि वो ईरान को कहीं ना कहीं से दबोच लेगा और कारण घेराबंदी पूरा और IRGC के ऊपर जो ज़बरदस्त हमला होगा खुद IRGC देखेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस हफ्ते के बाद मुझे नहीं लगता है अमेरिका के पास मौका मिलेगा और ईरान वापस दोबारा उसी स्थिति पे आएगा। पूरा जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूरा विश्व जो है आपातकाल स्थिति से गुजरेगा। तो आप ये जो कह रहे हैं सर, अगर अमेरिका और इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो विंडो अपॉर्चुनिटी के जो दिखाई दे रही है उनके हिसाब से इसी हफ्ते में दिखाई दे रही है। इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि ये ईरान के पास अब वक्त कम है, और साथ ही कल एक बड़ी बैठक होने वाली है। अमेरिकी सेना के लिए कब्रिस्तान बनाने की धमकी दी गई है। ओमान की खाड़ी को कब्रिस्तान बना देंगे अमेरिका की सेना को के लिए। अमेरिकी सेना को अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग है ये, पीछे हट जाओ नहीं तो अमेरिकी जहाजों को डुबो देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के सैन्य सलाहकार की चेतावनी सामने आई है। अमेरिकी सेना के लिए लाल लकीर तय, कहा उन्होंने। देखिए, पश्चिम एशिया में कभी भी शुरू हो सकती है जंग। अमेरिकी एयरबेस पर बढ़ गई सैन्य मूवमेंट। C-17, C-5 विमानों से सैनिकों की भारी तैनाती यहां पर हो रही है। यहां पर उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। ईरान से टेंशन के बीच में हथियारों की बहुत बड़ी सप्लाई इस एरिया में हो रही है। तो अगर ऐसा होता है अचल सर, खास तौर से वेस्ट एशियन जो GCC मेंबर्स हैं, उनके लिए ये कितना बड़ा चिंता का सबब होगा? कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज जो सीधे सीधे आमने सामने हैं वो तो हैं ही। हुआ है उसमें एक बात तो तय हो गई है कि जो अमेरिका ने सिक्योरिटी गारंटीज दी थी स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनकी सिक्योरिटी गारंटीज से पूरे रीजन में स्टेबिलिटी रहेगी, वो उल्टा हो गया है। उनकी जो मिलिट्री प्रेजेंस इस रीजन में है वो इंस्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, ये आपको मानना होगा। क्योंकि अगर उनकी अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस नहीं होती तो ईरान डेफिनेटली जो सेलेक्टेड गल्फ कंट्रीज है उनको टारगेट नहीं करता। तो जाहिर है इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान की तो अब ये पोजीशन है, हम डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। अगर उनके ऊपर अटैक अमेरिका की तरफ से होगा, उसे दाएं बाएं आगे पीछे जो भी अमेरिकन अलाइज, अमेरिकन इंटरेस्ट, इजरायली इंटरेस्ट जो दिखेगा वो उसके ऊपर फायर करेंगे। अंत भले ही कुछ भी होगा, अंत भले ही ईरान खत्म हो जाए, लेकिन खत्म होते होते भी बहुत नुकसान कर जाएगा
ये उन्होंने सोच रखा है आज की तारीख में। अब वापिस आते हैं ट्रंप पे। ट्रंप की धमकियां जो है वो अब बहुत ही वो हो गई है, स्टीरियोटाइप हो गई है, वो हो गई है, स्टेल सी हो गई है। वो कभी उठते हैं तो वो उन्हें पाषाण युग में भेजने की बात करते हैं, कभी वो बोलते हैं कि हम निश्चित सबूत कर देंगे, फिर अगले दिन बातचीत की बात करते हैं। मेरी अपनी असेसमेंट ये है, गिवन द चांस डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वॉर से बाहर निकलना चाहेंगे, भले ही वो इजराइल को खुली छूट दे दे कि तुम लड़ो मरो जो करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, लेकिन अपनी डोमेस्टिक प्रेशर्स और डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखते हुए इसका जो एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है, और हम हमेशा ही उसके मिड टर्म इलेक्शंस की भी बात करते हैं, इन सब चीजों को लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कुछ टेंजेबल वो अपने देश को भी दिखा सके, अपने देशवासियों को, कि यहाँ से मुझे ये टेंजेबल अचीवमेंट्स हुई हैं। हकीकत यह है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव इजराइल और अमेरिका का इस वॉर से नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात। ईरान को एक घायल शेर की तरह छोड़ा हुआ है, तो अब ये उनका यही दुविधा है कि इसे घायल शेर को छोड़ दिया जाए, जो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है आने वाले वक्त में, या फिर इसे पूरी तरह से खत्म किया जाए। ये इसी शशोपंच में घूम रहे हैं, और ये 10-15 दिन, महीना 2 महीने बातचीत में लग रहे हैं। इससे हमें वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे इतने बड़े हैं, ये नहीं रिजॉल्व हो सकते। ये मुद्दे इतने बड़े हैं। रशिया उक्रेन देखिए, रशिया उक्रेन में क्या हो रहा है, और भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है, लेकिन मुद्दे ऐसे हैं कि उसके ऊपर सहमति बनना बहुत आसान नहीं है। रशिया यूक्रेन का तैयार रहिए, लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। अब एक बुरी स्थिति के लिए पूरी तैयारी रखी जाए और उम्मीद ये की जाए कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन में इसी तरह के मुद्दे थे, समाधान आज तक नहीं हुआ, बातचीत तो चल रही है लेकिन युद्ध रुका नहीं है, और यही यहां पर दिखाई दे रहा है कि अब ये नासूर बन जाएगा दुनिया के लिए। रिश्ता रहेगा, इस पर मलहम लगती रहेगी, लेकिन घाव ठीक नहीं होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का दावा, यूरेनियम संवर्धन ईरान का अधिकार है। पाकिस्तान के माध्यम से वार्ता जारी है। यूरेनियम संवर्धन कोई नया नहीं है। ईरानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता इस्माइल बगाई का यह बयान, ये कोई नया नहीं है, सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, दुनिया में होता रहा है और हम संप्रभु देश हैं, लेकिन पाकिस्तान के जरिए इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है, इस्माइल बगाई ने कहा। अगली खबर देखिए, 12 घंटे बाद ईरान पर हमले का फाइनल फैसला। ट्रंप के सिचुएशन रूम में इमरजेंसी बैठक होने वाली है, जो खबर मैं आपको बता रहा था। सिचुएशन रूम में सैन्य विकल्पों पर चर्चा करेंगे ट्रंप की टेबल पर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट। सिचुएशन रूम बैठक पर एक्सियोस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया, और इसी पर ये एनालिसिस भी देखिए, ईरान पर हमले का काउंटडाउन। सिचुएशन रूम में राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ ट्रंप की इमरजेंसी बैठक। 12 घंटे बाद ईरान पर सैन्य हमले पर फाइनल फैसला ले सकते हैं ट्रंप। हाई लेवल बैठक में ईरान के खिलाफ 2 बड़े विकल्पों पर चर्चा, रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं। पहला विकल्प है प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने पर विचार, जिसके बारे में मार्को रूबियो ने हाल ही में कहा कि पाकिस्तान के कहने पर हमने इसको रोका, वरना हमने शुरू कर दिया था। दूसरा विकल्प, ईरान के चिन्हित ठिकानों पर बड़े पैमाने पर बमबारी। एक्सियोस के हवाले से यह खबर आ रही है। अब जरा अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। बहुत बड़ी न्यूक्लियर तैयारी में है अमेरिका तेजी से बढ़ा रहा है परमाणु हथियार भंडार। कोल्ड वॉर के लेवल तक अमेरिका में न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन हो रहा है। चीन ईरान से बढ़ते परमाणु खतरों के बाद बढ़ाया गया प्रोडक्शन। यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी सेक्रेटरी के हवाले से फॉक्स न्यूज का दावा, ये लड़ाई क्या उस अंजाम तक जाने वाली है? क्या उसके लिए ये तैयारियां हो रही हैं, या ये पैरेलल प्रिपरेशंस हैं? आने वाले दिनों में अमेरिका जिस तरीके से खुद को असर्ट करेगा उसके लिए ये बहुत बड़ा सवाल। लेकिन जरा देखिए, बारका परमाणु संयंत्र पर हमले से जुड़ी है खबर देखिए। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। ये मैं यूएई की बात कर रहा हूं। संयंत्र की सभी इकाइयां काम कर रही हैं। यूएई ने यह बात बताई है। अब तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ड्रोन के जरिए यह अटैक हुआ और उस संयंत्र के बेहद करीब हुआ, जहां से रेडिएशन लीकेज का खतरा भी हो सकता था, और इसीलिए भारत ने भी इस हमले पर चिंता व्यक्त की है। अब जरा अगली खबर की तरफ आपको ले आता हूं। यूएई के विदेश मंत्री ने आईएईए चीफ राफेल ग्रोसी से बातचीत की। परमाणु संयंत्र पर ड्रोन अटैक के बाद बातचीत की। हमले के बारे में आईएईए चीफ को ब्रीफ किया, जानकारी दी और बताया कि इसके बाद किस तरह के असर हैं वहां, या क्या स्थितियां बनी हुई हैं। अगली खबर भी देखिए, यूएई के परमाणु ठिकाने के पास ड्रोन हमले का दावा। यूएई का दावा, सऊदी की तरफ से आया ड्रोन हमले के लिए सऊदी एयर स्पेस इस्तेमाल होने का दावा। हमले पर ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से ये दावा किया गया है। और यूएई के परमाणु संयंत्र पर हमले पर भारत ने जताई चिंता। भारत ने बयान जारी करके कहा, इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार है। ऐसे हमले खतरनाक स्थिति को जन्म देते हैं। भारत ने सभी देशों से शांति की अपील की है। अब जरा देखिए, पश्चिम एशिया में ड्रोन संकट। टारगेट पर कौन था? बहुत जल्दी से देखिए, टारगेट पर बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट यूएई का।
नुकसान इससे क्या हुआ? बिजली जनरेटर में आग लगी। खतरा क्या बना हुआ था कि रेडियो एक्टिव रिसाव हो गया तो कभी भी चेरनोबिल जैसा कुछ फिर से हो सकता है दुनिया में। पलटवार में क्या हुआ? 3 में से 2 ड्रोन यूएई ने मार गिराए। दावा क्या है कि पश्चिमी सीमा से यह ड्रोन आया। दावा यह है कि ईरान ने यह हमला किया। टारगेट सऊदी अरब भी किया गया था। 3 ड्रोन यहां भी घुसे थे और इराकी एयरस्पेस से ये सऊदी अरब की तरफ आए, ये दावा भी किया जा रहा है। सभी 3 ड्रोन्स को मार गिराया गया। प्रोफेसर अमिताभ, बहुत जल्दी से ये बताइए कि ये तो किसी और तरफ जाता हुआ मामला भी लग रहा है। नहीं, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हुथियों ने अटैक किया हो, क्योंकि सऊदी एयर स्पेस का वो यूज करके यूएई पे अटैक कर सकते हैं। एक दूसरा कंजेक्चर ये भी है कि इराक में सीक्रेट बेस बनाए थे इजराइल ने, वहां से भी अटैक हो सकता है। कई संभावना कई सारी हैं। इतनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और जिस तरह से आप देख रहे थे जापोरिजिया को हमने कवर किया था, आपने देखा कि उस तरह की आशंका यहां भी जताई जा रही है। एक और खबर आ रही है, आपको बता दूं, हॉर्मुज स्ट्रेट का सबसे नया वीडियो आया, अपने दर्शकों के लिए सामने रख रहा हूं। ईरान की सरकारी मीडिया ने जारी किया यह वीडियो। देखिए, हॉर्मुज पर नियंत्रण के लिए वार्ता जारी। ओमान के साथ हॉर्मुज पर नियंत्रण। ईरान ने कहा पिछले हफ्ते मस्कट में वार्ता की गई थी। ईरान ने कहा अगली खबर भी जरा जल्दी से दिखाइए हमारे दर्शकों को। हॉर्मुज के लिए ईरान का बड़ा फैसला। हॉर्मुज के प्रबंधन के लिए नई कमेटी बनाई गई। फिलहाल हॉर्मुज को पूरी तरह बंद किया। जल्द पूरी डिटेल साझा की जाएगी। आईआरजीसी ने यह भी कहा। और ईरान में यह खबर भी देखिए जरा, जो ईरान से आई है। ईरान में टूटा 44 साल का रिकॉर्ड। 2025 में 2159 लोगों को दी गई फांसी। 2024 की तुलना में डबल से भी ज्यादा फांसियां दी गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया। इस पर भी चर्चा करते, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। घड़ी की टिक टिक यहां भी हमको अब कह रही है रुक जाओ। ईरान के लिए टिक टिक काम करती है कि नहीं, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप आगाह कर रहे हैं।